हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेकंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पोलर फॉर्म का। और जिसमें हम मॉडुलस आर्गुमेंट फाइंड करते थे, पोलर फॉर्म फाइंड करते थे, उनका जो है सेकंड मेथड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी कि जो हमारी 5.3 एक्सरसाइज है, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सोल्व करनी है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हमारा जो 5.3 तक का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं अपना सेकंड मेथड टू फाइंड द मॉडुलस आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल पहले ही लेके रखा है। देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिया हुआ है इस टाइप का। तो देखो, मुझे इसका मॉडुलस आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं और मुझे पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे तीनों ही चीज़ जो है फाइंड कर लेंगे। और इसमें हम जो मेथड ले रहे हैं वो पहले वाले से काफ़ी सिंपल मेथड है। तो आपके मर्जी है, आप इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों बता दिए। जिसको लगे कि ये वाला मेथड इजी है, आप वो वाला मेथड जो है फॉलो कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हमें क्या है, हमें ये गिवन है जो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहे कंजुगेट फाइंड करें या मॉडुलस फाइंड करें या फिर कोई भी ऑपरेशन उस पर अप्लाई करेंगे, उससे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे कन्वर्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पे हमने बाय रेशनलाइजेशन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो, ये मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करना है। इसको बाय रेशनलाइजेशन किया आपने। ठीक है, आपने इसको सोल्व किया। 1 + 3 आयोटा + 2 आयोटा - 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। और जब आपने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया -1 प्लस में आयोटा। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये है -1 प्लस में आयोटा। अब देखो, अब हमें क्या बोला गया है कि पहले आप आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, फिर आप जो मॉडुलस फाइंड करो, मॉडुलस फाइंड करो, फिर आर्ग्यूमेंट फाइंड करो। तो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि जो आपका आर होता है वो मॉडुलस ही होता है। और हमने जेड मॉडुलस जो है वो भी फाइंड किया हुआ है। जब स्टार्टिंग में हमने चैप्टर किया था, इसमें क्या था कि हमारा जो आर था वो मॉडुलस था, मोड जेड जो है वो भी मॉडुलस था, जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड करा। तो इसमें देखो कि हम चाहे मॉडुलस ही तो पूछा है, हम कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, वो जो अपना फर्स्ट मेथड था मोड जेड जहाँ से हमने फाइंड किया था, वो वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उससे हमारा मॉडुलस √2 आ गया। ठीक है, तो हमारा आर जो है √2 हो गया, क्योंकि हमें पता है आर जो है मॉडुलस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे आर्ग्यू। हम क्या फाइंड करते थे कि हम अल्फ़ा एंगल फाइंड करते थे। अल्फा क्या होता था, वो एक एक्यूट एंगल होता था। मैंने जब पिछली वीडियो में तुम्हें बताया कि कोस थीटा इक्वल टू समथिंग आएगा, साइन थीटा इक्वल टू समथिंग आएगा, तो आप अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसके नेगेटिव पार्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप सिर्फ ये देखो कि कोस थीटा या साइन थीटा की जो भी वैल्यू आई है, अगर ये पॉजिटिव होती तो ये किस एंगल पे होती, वो हमारा अल्फा हुआ करता था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अल्फा फाइंड कर लेंगे। वहाँ पे हमारे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई भी पंगा नहीं होगा। सीधा हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला जो है लर्न करना है बस। उसमें क्या है कि टेंजेंट अल्फा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड और उसका मॉडुलस। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, हमारा जो जेड है वो ये देखो बच्चों, जो हमने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। tan अल्फा इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन में रियल पार्ट ऑफ जेड। अब देखो, इमेजनरी जो हमारा जेड था वो ये था। ठीक है, -1 प्लस में आयोटा। अब इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, वो 1 है, और इसका रियल पार्ट क्या है, ये -1 है। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और ये साइन होता है मोड का, जेड मोड, आपको पता भी होगा ये मॉडुलस का साइन, मोड या मॉडुलस। मैंने बताया भी था कि मोड मॉडुलस एक ही बात है, कि मोड को ही हम मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइन किसका होता है, मोड का। और मोड का काम क्या होता है कि मोड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हमारा -1 आ गया, बट मोड क्या करेगा, इस माइनस को भी क्या करेगा, पॉजिटिव में चेंज कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे क्या वैल्यू देगा मोड, हमें 1 देगा। तो अब हमें देखना है, देखो अब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड कुछ भी आए अंदर, हमने जो है कैलकुलेशन करी, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मोड लगा है तो हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो अपने आप से हमेशा हमारा जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, वहाँ पे हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई चक्कर ही नहीं है।
सीधा हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और हमें बस ये देखना है कि टेंजेंट अल्फा 1 कितने पे होता है। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा 1 कितने पे होगा, 45 डिग्री, यानी कि π/4 डिग्री पे। ठीक है, ये रेडियन मेजर में कैसे करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका π/4 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमारा जो अब हमें ये देखना है कि अल्फा हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट मीन्स थीटा। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, वही हमारा बताएगा कि थीटा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो इसमें अब हमें देखना है, देखो हमारा जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे एक्सिस बना दिए मैंने। ठीक है, आपको पता ही है वाई एक्सिस किसको डिनोट करता है, इमेजिनरी एक्सिस को, है ना। और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो किसको डिनोट करता है, रियल एक्सिस को। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा जो रियल है वो पॉजिटिव है, रियल जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स इस साइड वाला पार्ट है। लेकिन हमारा मैंने उल्टा बोल दिया, रियल जो हमारा रियल पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो है रियल पार्ट वो कैसा है, वो नेगेटिव है। तो ये वाला पोर्शन आ गया। अब हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमारा ये वाला। तो अब देखो यहाँ पे ये और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो मैंने ये भी बताया हुआ है कि 4 क्वाड्रेंट हैं, अगर चारों क्वाड्रेंट में आपका थीटा कैसे कैसे आएगा। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि जो आपका अल्फा आया वही आपका आर्ग्यूमेंट होगा, वही आपका थीटा होगा। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर तो जो आपका थीटा है वो पाई माइनस में अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, कई बुक्स में इसको क्या दे रखा है, अल्फा माइनस में पाई, क्योंकि आप जैसे ही माइनस को अंदर ले जाओगे तो पाई नेगेटिव हो जाएगा और अल्फा पॉजिटिव, तो इसको ये भी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस में अब देखें, हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इट मीन्स हमारा जो आर्ग्यूमेंट है हमने अल्फा निकाल के रख रखा है, पाई माइनस अल्फा कर देंगे, सीधा कितना आ गया 3π/4। और ये हमें पता है, ये पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमने जो है ये पहले ही सीख ली थी पिछली वीडियो में कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये पोलर फॉर्म होती है। तो पोलर फॉर्म हमारी ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, आर हम अपना मॉडुलस पुट कर देंगे, हम अपना आर्ग्यूमेंट पुट कर देंगे, और ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड मेथड है किस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालने के लिए, या फिर पोलर फॉर्म ना पूछे आर्गुमेंट और आपसे मॉडुलस पूछे तो भी हम इस मेथड से उसको इजीली कर सकते हैं। अब जो इसका लास्ट टॉपिक बचता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपकी 5.3 एक्सरसाइज में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करना है वो वाला टॉपिक और बचता है। और ये सबसे इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप 10th में भी करके आए हो। बस यहाँ पे डिफरेंस कितना है कि वहाँ पे आयोटा नहीं था, यहाँ पे आयोटा वाली टर्म्स आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे रियल रूट्स ना करके इमेजनरी रूट्स आ जाएंगे। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो ये जो होती थी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी, है ना, इक्वल टू 0। क्या हो गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी, और इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा होता है क्योंकि a 0 हो गया तो इट मीन्स ये वाला पार्ट 0 हो गया, और अगर x स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहाँ रही, फिर तो ये लीनियर हो जाएगी, इसलिए ये भी हमेशा साथ में लिखा होता है। तो हमने क्या करा, इस तरह की जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें क्या करना होता था, रूट्स फाइंड करने होते थे। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में हम ऐसे ही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते थे और हमें उसके रूट्स फाइंड करने होते थे। और आप सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट होंगे, तो यहाँ पे 2 रूट हमने भी मान लिए, अल्फा और बीटा। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ करता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के बहुत सारे इक्वेशन के रूट फाइंड करने के काफ़ी मेथड जो हैं 10th क्लास में हमने पढ़े हैं, बट यहाँ हमने जो अप्लाई करना है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था हमने इक्वेशंस के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, वो ये था अल्फा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता था ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता था। ठीक है, यही तो हमें बताता था कि रूट कैसे आएंगे, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये डिस्कस हम कर चुके हैं लास्ट वाली जो वीडियो में। तो अब हम वहाँ पे दोबारा से यहाँ पे ऐसा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे हमें ये है कि हमारा d यहाँ पे लेस देन 0 आएगा। ठीक है, जितनी भी ये 5.3 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सब d लेस देन 0 आएगा, क्योंकि अब हम काम किस में कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जो हमारे रूट्स हैं वो रियल ना आकर के कैसे रूट्स आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे।
ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मुझे एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और बोला गया है कि इसके रूट फाइंड करो, तो मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया -27 यानी कि लेस देन 0 आ गया, तो अल्फा बीटा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये पुट कर दिया और ये हमारे जो है रूट्स आ गए। यहाँ पे देखो -b क्या है, देखो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, हम इसको जो जर्नल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो a कितना है आपका, a यहाँ पे आपका 1 आ गया और b कितना है आपका, ये आ गया आपका 3 एंड c कितना है 9। और ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट जैसे हमारा, देखो इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से सोल्व कर देती हूँ। देखो यहाँ पे हम -b पुट करते हैं, -3 आ गया प्लस -d मेरा -27 आया है और a कितना है 1 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो -3 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे बच्चों हम इसको -1 इंटू 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और -3 प्लस माइनस में -1 रूट -1 क्या होता है, आयोटा, बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया 27 अपॉन में 2। जब हमने इस 27 के फैक्टर किए तो क्या मैं इस रूट 27 को ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे देखो 27 के कितने फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 3 जो है बाहर निकल जाएगा। अगर रूट 27 है तो क्या आ जाएगा 3√3 ये आ जाएगा और यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर रखी है। तो हमारे ये 2 रूट आ गए, एक तो -3 प्लस 3√3 आयोटा अपॉन 2 और एक यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो एक माइनस का आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। एक दो एग्जांपल और भी देख लेते हैं इसके अंदर। ये देखो 5.3 एक्सरसाइज का ही मैंने 7th क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि 7 उस जो बाकी के जो 6 क्वेश्चन है, जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी हैं, बच्चों को अगर कहीं दिक्कत आएगी तो इसी में आ सकती है रूट वाले केस में। तो यहाँ पे भी हमने डी फाइंड कर लिया, वही b² - 4ac, इसको अपना ax² प्लस bx प्लस c जो हमारी जनरल इक्वेशन थी उससे कंपेयर कर लिया। तो a हमारा कितना आ गया √2, b आ गया हमारा 1 एंड c आ गया √2। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट करी तो हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट -7 आ गया जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ अब हमने अल्फा बीटा और फाइंड करने हैं। -b की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो और -7 है जो आपका रूट में, तो -1 बाहर तो आयोटा आ गया, √-1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा और √7 हो गया। तो इस तरह से हमारे ये दोनों रूट आ जाएंगे, ठीक है। अब है इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। x² + x 1/√2। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जो डिनोमिनेटर में है टर्म, इसको यहाँ से हटाने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या होगा, ये इक्वेशन आ जाएगी √2x² + √2x + 1। जब भी ऐसे आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म है तो जितना हो सके डिनोमिनेटर वाली टर्म को वहाँ से आप ख़त्म कर दो, उसको वहाँ से हटा दो आप, और उसको क्या करो जो भी डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उससे उसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है। उससे क्या होगा, वो डिनोमिनेटर वाली टर्म वहाँ से हट जाएगी और ये हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। अब देखो वही हमने अपनी डी निकाला यहाँ पर, ठीक है। डी जो है हमारा, देखो ये लेस देन 0 हमें दिख तो रहा है कि ये लेस देन 0 है, बट आयोटा वाली फॉर्म में अभी मतलब नेगेटिव वाला रूट नहीं आया है, तो इसको आगे करेंगे हम। अभी हम इतना ही रख लेते हैं। अभी तो हम वैसे तो देखो हमें पता चल रहा है, क्योंकि देखो √2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, 1.414 ये √2 की वैल्यू होती है। वैसे तो ये √2 हमें ये तो पता ही है कि 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4 से तो ज़्यादा ही क्वांटिटी आएगी ना, और 2 - 4 से कुछ ज़्यादा, 4 ही लगा लो चलो आप, तो भी क्या होगा, ये नेगेटिव ही होगा। तो ये हमें पता है कि हाँ ये नेगेटिव ही होगा। अब हम ये वैल्यूज़ जो है इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 - 2 √2 हो गया। अब ये जो है √2, अब अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूँ तो √2 इंटू में √1 - 2 √2 इसको कर सकते हैं, क्योंकि देखो √6 को भी √2 इंटू √3 हम तोड़ सकते हैं ना इसको ऐसे ही, ठीक है ना, क्योंकि √6 में क्या होगा 2 इंटू 3, तो मैंने अलग अलग से इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो सेम यही चीज़ ये और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे √2 और जैसे रूट के अंदर 2 और 3 मल्टीप्लाई थे तो हमने इनको अलग अलग ऐसे ले सकते हैं, तो इनको भी हम ऐसे ही ले सकते हैं, हमने अलग अलग किया, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, अब मैंने जो है पूरे न्यूमरेटर से √2 को बाहर निकाल लिया,
ठीक है, कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया -1 प्लस माइनस में जो आपका था एज इट इज़ रख दिया। अब देखो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैं -1 कॉमन लूँगी तो ये वाली, जैसे ही मैंने -1 कॉमन लिया तो अगर मैंने 1 में से -1 निकाला तो अब यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब √-1 तो आयोटा होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इसकी वैल्यू आ गई हमारी आयोटा, और जो टर्म थी अंदर वो एज इट इज़ रहेगी, और ये हमारे रूट आ गई। इस तरह से जो है हम 5.3 के सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर लेंगे। ये जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं यही थोड़े से वहाँ पे लग रहे हैं कि बच्चों को इनमें डाउट हो सकता है, अदरवाइज और सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, आप उनको इजीली कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप मुझे बोल सकते हो। ओके, तो हम इसको करेंगे कंप्लीट, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके।